जेके की नशरियात लेकर मैं हूं आपका मेजबान इशफा गौहर। मेरे साथ नई दिल्ली स्टेडियो में मौजूद है, 90 मिनट तक बराबर रहेंगे और इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं हूं आसिफ रशीद। नाज़रीन, आज की नशरियात में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आज शुरुआत करेंगे क्योंकि कल रात देर गए तक मीटिंग हुई है। उसके साथ साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खबर के साथ एक और बात जो पिछले कई दिनों से हम भी जिस पर बहस हो रही थी और बातें हो रही थी, वो ये कि इंटेलिजेंस इनपुट कब आया था, उसके बाद क्या हुआ, वो सारी डिटेल्स भी आज एक कौमी रोजनामे के अंदर शाया हुई है। उस पर भी आज थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। बात जम्मू कश्मीर की इसलिए आज अहमियत के साथ करेंगे क्योंकि लगातार कोविड-19 के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। सियासी हलचल लद्दाख के अंदर तेज़ हो रही है और लद्दाख की सूरत हाल से आपको रूबरू ज़रूर करवाएंगे। हमारी इंतज़ामी अमूर जो चल रहे हैं, यानी जिस तरीके का सिविल सेक्रेटरीट हमारे पास है, वहाँ पर क्या कमियाँ हैं और क्या कुछ और होने वाला है। मरकज़ी वजारत दाखिला के आला अफसरों की जो निशस्त हुई है उसमें क्या कुछ हतमी फैसले हुए हैं, उससे आपको रूबरू करवाएंगे। लद्दाख के अंदर तरक्याती मंजरनामा क्यों सुस्त रफ्तारी के साथ चल रहा है, सन 47 के बाद की कहानी हो या 2020 की कहानी हो, इसमें रफ्तार क्यों नहीं है, उस रफ्तार को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे कि कोविड-19 के बीच अच्छी खबर अमेरिका से है क्योंकि अमेरिका का एक और दावा सामने आया है जहां पर इंतहाई संगीन सूरत हाल है। दावा क्या है उसके लिए आपको हमारे साथ रुकना पड़ेगा और साथ साथ फिर और भी कुछ मौजूआत है। जहां श्रीनगर की हम बात करेंगे तो श्रीनगर शहर के अंदर भी सियासत जो है वो काफ़ी तेज़ है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अदम एतमाद की तहरीकें एक के बाद एक पेश की जा रही हैं। तो फिलहाल ज़रा बढ़ते हैं आगे और आज खबरों का आगाज़ जैसे हमने पहले ही कह दिया था कि आज उस मीटिंग की से शुरुआत करेंगे जो मीटिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हुई थी और जिस मीटिंग पर कल सबकी नज़रें थी, लेकिन कल कोई खबर बाहर नहीं आई क्योंकि तकरीबन माना जा रहा है कि जो 11 साढ़े 11 घंटे तक मीटिंग चली है उस मीटिंग को इंतहाई अहम और हसास माना जाता है। यानी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर भारत सरकार के जो आर्मी के हैं, जो लद्दाख के अंदर डिप्यूटेड हैं, वो कल जनाब गए, सरहद को पार करके चाइना की सरहद के अंदर गए और वहां पर उनके साथ मुज़ाकरात की है। आपको याद होगा कि पिछले 3 महीनों के दौरान लगातार ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, चाहे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की बात हो, चाहे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बात हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और चाइना के सिक्योरिटी एडवाइज़र या फॉरेन मिनिस्टर की बात हो। तो इस बीच ये बातें जो है वो चलती रही और कल जो कमांडर लेवल की बातचीत हुई है भारत और चीन के बीच में तकरीबन 14.5 घंटे। अब मज़ीद इसमें अपडेट आ रहा है, मेरे पास तो 11 घंटे की डिटेल थी। अब खबर रसा इदारे जो काफ़ी तहकीक शुदा इदारा है उनका मानना है कि तकरीबन 14.5 घंटे तक ये जनाब मीटिंग चली और सुबह 11:30 बजे ये मीटिंग शुरू हुई। जब आसिफ कल खबर पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जनाब मीटिंग शुरू हुई थी, तब हमारे पास ज़रा से यही खबर थी कि 11:30 बजे मीटिंग शुरू हुई और 14 घंटों तक ये मीटिंग जो है वो कंटिन्यूसली चली। चुशूल जो है उस मुकाम पर जो ईस्टर्न लद्दाख का एरिया है और रात 2 बजे ये मीटिंग जो है वो इख्तिताम पजीर हुई है। सुबह 11 बजे मीटिंग शुरू हुई और रात को टेबल पर जो कागजात समेटे गए उस वक्त था सुबह 2 बजे। इसलिए सिर्फ टाइमिंग सामने आई है, अंदर की कहानी सामने नहीं आई है कि अंदर जो कुछ हुआ है क्या कुछ हुआ है। भारत सरकार की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह साहब जो कमांडर हैं लेह बेस के 14 कॉर्प्स के, वो वहां पर गए थे, उनके साथ उनकी पूरी टीम थी और इसी तरीके का हेड जो था वो वहां से हो रहा था। जो साउथ जिंगजैंग मिलिट्री रीजन के हेड हैं वो वहां से आए थे और बातचीत जो हुई थी और तकरीबन अब ये 14.5 घंटे की कहानी के दौरान क्या कुछ हुआ। ये मीटिंग स्ट्रेटजिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये मीटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस ये मीटिंग जो है ये उन पॉइंट्स को डिस्कस कर रही थी जो सबसे ज़्यादा हमारी नज़र में इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो पेंगोंग TSO हो, दिप्सांग हो, ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी और मजबूती के साथ जो है वो रखनी थी। यही वजह है कि तकरीबन 14.5 घंटे तक ये मीटिंग जो है वो चली है। बिल्कुल, कल 11:30 के आसपास जब मीटिंग शुरू हुई थी तो रात 2 बजे के करीब मीटिंग जब खत्म हुई है तो ज़्यादातर वही पॉइंट जो ज़राए से पता चल पा रहा है कि ज़्यादातर वही पॉइंट जो पिछले
पिछले महीने भी यानी 22 जून से जब ये मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद ये चौथी बार दोबारा फौजी अफसरान जो है वो आमने सामने आए, बातचीत हुई। और इन 4 में से आपको ये भी बताते चले कि एक बार इस तरफ यानी LAC के भारत वाले हिस्से में मीटिंग हुई और तीसरी मर्तबा मोल्डो के मकाम पर, जो चीन जिसे अपना हिस्सा मानता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके उसके बाद वहां पर तीसरी बार ये मीटिंग हुई है। और अभी तक जो जराए के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उन तमाम पॉइंट्स पर भी बात हुई है। जो अप्रैल की पोजीशन थी उसको दोबारा बहाल किया जाए, भारत की तरफ से इस बात पर दोबारा ये बात चीन के सामने रखी गई है। और फिंगर 4 और फिंगर 5 पॉइंट पर जहां पर चीनी अफवाज के कुछ कैंप्स के बनाए जाने की और वहां पर फौजी ढांचा तामीर करने की बात सामने आई थी, उस सिलसिले में अब ये खबर आ रही है कि भारत ने जरूर कहीं चीन ने फिंगर 4 से कदम पीछे हटाया था, लेकिन एक अहम पॉइंट है जो फिंगर 5 है, जो पेंगोंग TSO लेक के का भी करीबी हिस्सा है, जहां पर काफी ज्यादा आर्टिलरी या हैवी मशीनरी जो गन्स थी, इसके अलावा काफी ज्यादा तैयारी वहां चीन की तरफ से की गई थी। वो पॉइंट काफी अहम है और इसको भारत काफी अहम हिस्सा मानता है, इसलिए इस पॉइंट पर काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ है, जो अभी तक मुख्तलिफ सोर्सेज से हमारे पास खबर पहुंच रही। ताहम फौज की जानिब से या सरकारी तौर पर इस पर कोई हतमी बयान सामने नहीं आया है। चलिए, ये तो मीटिंग की बात थी। अब जरा एक और खबर जो आज के एक अंग्रेजी रोजनामे में छपी है और नई दिल्ली से छपने वाले इस अखबार ने एक बड़ी खबर को जो है वो शाया किया है और कहा कि पहला इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी का मिला था वो जनाब कहीं वस्त अप्रैल यानी मिड ऑफ द अप्रैल के अंदर मिला था। और उसके साथ साथ ही फिर क्लैशेस भी पेंगोंग के साइड पर हुए थे, जो माइनर क्लैशेस माने जा रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट आज इन्होंने शाया की है, इसमें 2-3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ कुछ मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। कर्नल बलविंदर सिंह साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, रिटायर ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और कैप्टन मोरप जो साबिक फौजी भी हैं और प्रेसिडेंट एक्स सर्विसमैन के, वो भी हमारे साथ लद्दाख से ज्वाइन करेंगे। तीनों से मुख्तलिफ एंगल से हम इस खबर को ज़रा परखने की कोशिश करेंगे। इंटेलिजेंस ज़रा से जो खबर इस अखबार ने छापी है आज, उसके मुताबिक जनाब अप्रैल के वस्त में ये रिपोर्ट आई थी कि जनाब हैवी मिलिट्री व्हीकल्स वो आ रही हैं चाइना से, ये डेमचोक की ओर जनाब आ रही है। ये पहली रिपोर्ट जो थी ये मिड ऑफ द अप्रैल आई थी। और PLA ट्रूप मूवमेंट जो चाइना की साइड से था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की से था, जो मिड ऑफ अप्रैल में आया था। उसके बाद हमने देखा कि पेंगोंग TSO में मई 5 और 6 के दरमियान लड़ाई भी हुई थी और दोनों तरफ ये रिपोर्ट सामने आई थी कि जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो रहा है और सैटेलाइट इमेज का आना जो है वो आज़ादाना तौर पर शुरू हुआ था। और फिर जब आप आर्मी के एक बड़े अफसर को उन्होंने कोट किया है नाम लिए बगैर अखबार ने, और उन्होंने कहा कि देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जिस तरीके की सूरत हाल है, इसमें ट्रस्ट ब्रीच जो किया है वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने किया है और उन्होंने जिस तरीके से फौजी जमाव बढ़ाया है, ये दरअसल उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है जो मुआहिदा भारत और चीन की तरफ से हुआ था, लेकिन इसमें कोई इंटेलिजेंस हेरफेर नहीं है। एक और जो क्लैश की बात हुई है 5 और 6 मई के दरमियान, और फिर सिक्किम में जब 9 तारीख को क्लैश होने की खबर आई थी, तो वो भी इंटेलिजेंस जराये से पहले ही खबर थी कि अज़ाइम जो है वो PLA के सही नहीं है। अब इधर ये सवाल जो उठाया गया है कि फैक्सोल के मकाम पर जो कुछ मई 17 और 18 का हुआ, ग्रीन टॉप पेंगोंग के ऊपर जिस तरीके की खबरें आई, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हुई टाइम पर। तो ये जो अब ये बातें, चूंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि तकरीबन 140 से ज़्यादा फॉर्मर वॉर वेटरन जो हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ये ख़त लिखा है, देखिए हमने कमांड और जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस है, एयर में है, जितना भी है, हमने सबको एक मिलकर काम करना होगा और एक ही छतरी के तहत आके हमने आगे बढ़ना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आ रही हैं सामने और मुख्तलिफ पैनल जो हैं वो लद्दाख के मामले पर भी रिपोर्ट जो है वो देख रहे हैं। सरकार अपने अपने तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो समेटने की कोशिश भी कर रही है। हमारे साथ कर्नल बलविंदर सिंह साहब ने ज्वाइन इस वक्त कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल बलवंत सिंह साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बलवंत साहब, सबसे पहले कल 14.5 घंटे की मीटिंग, इस मीटिंग के अंदर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट थी जो डिस्कस हुई होंगी, क्योंकि आज दिन में सारी डिटेल्स तो आएंगी, लेकिन आप एज ए वॉर वेटरन के कैसे इस मीटिंग को देखते हैं और क्या कुछ डिस्कशन हुआ होगा? हाँ जी, जय हिंद। मैं कर्नल बलवंत सिंह जी।
ये जो मीटिंग अभी लेटेस्ट हुई है, इट वाज अ लॉन्ग मीटिंग। बेसिकली जो पॉइंट डिस्कस हुए होंगे, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जो स्टेटस को था May 5 में, जो एक देयर वाज ब्लडी स्कफल, तो वो स्टेटस रेस्टोरेशन के लिए ये सब बातें हुई होंगी। और जो रियर एरियाज हैं यहाँ पर, दे हैड मेड एन एडवांस टुवर्ड्स द LAC, वहां पर जो भी इनके ट्रूप्स या वट एवर दे हैव ब्रॉट इन, they should be packed up and go back. This is what must have been discussed during this latest meeting. क्योंकि 5 मई को जो पेंगोंग एक्सो में जो स्कफल हुई थी, और उससे पहले का जो स्टेटस है, एम और स्ट्रेस इसी पर है अभी कि वो ही स्टेटस मेंटेन हो, और ये लोग जो जैसे कि वॉक इन एंड एट विल एंड ऑल्टर स्टेटस को की जो उन्होंने कोशिश की, वो ये आगे आने वाले टाइम में इसको नोट करें कि भाई ऐसा कोई स्टेप वो ना लें। दीज मीटिंग, दीज थिंग्स मस्ट हैव बीन डिस्कस्ड इन द मीटिंग। जी, अब ये जो आज एक अंग्रेजी रोजनामा दिल्ली से छपकर आता है, उन्होंने इंटेलिजेंस और गैदरिंग और इंटेलिजेंस पर कुछ स्टोरी डेवलप की है। वो स्टोरी ये बता रही है कि देखिए, आर्मी चीफ साहब का स्टेटमेंट जो मई 15 तारीख को आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईस्टर्न लद्दाख और सिक्किम के अंदर जो फौजें आमने सामने हुई हैं और थोड़ा सा स्कफल हुआ है, वो रूटीन है, वो जनाब कोई बड़े प्लान का हिस्सा नहीं था। और अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये बता रही है कि इन द मिड ऑफ द अप्रैल ही तैयारियां हुई थी, और इससे पहले हमने ग्लोबल टाइम का एक रिपोर्ट भी देखा था, और उससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी जो इंडिपेंडेंट इदारों से सामने आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि चाइना की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर 3 महीने पहले रिटन ऑर्डर आया था रेड आर्मी को कि आप बढ़िए आगे और आपने किन एरियाज के अंदर जाना है। तो ये सारी चीजें आप कैसे देख रहे हैं? ये सब चीजें जो है ना, जो जैसे भी वट एवर स्टोरीज आर देयर इन द पेपर, दे आर नॉट नोइंग द ग्राउंड रियलिटी। एक्चुअली अगर आप उस एरिया में जाके देखें, जो लोग एरिया में सर्विस कर चुके हैं और जो उस एरिया को जानते हैं ऑन द ग्राउंड, द जियोग्राफिकल फीचर्स एंड ऑल, LAC जो है ना वो क्लियरली डिमार्केशन नहीं है वहां पर जी। और आप ये बोलेंगे कि जो इकोनॉमिक टाइम में छपा या ये छपा वो करेक्ट है, उसको मैं नकारता हूं। क्योंकि जो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं एट द हेल्म ऑफ द मिलिट्री अफेयर्स, दे आर करेक्ट कि भाई उससे पहले भी ये छोटा मोटा ये, बिकॉज एरिया डेमोक्रेटेड, दैट LAC इज नॉट डेमोक्रेटेड, स्पेशली ईस्टर्न लद्दाख में, और बाकी एरिया में जो 3488 किलोमीटर बॉर्डर है इसके साथ में, तो कहीं कहीं पर इसका डेमोक्रेशन इज नॉट वेरी क्लियर। तो ये जो रूटीन एक्टिविटी थोड़ी सी चलती रहती थी, बट दिस टाइम व्हेन ऑन May 5 there was a bloody scuffle and they made some advances towards the LAC. That was the time when negotiation started and we said कि भाई आप वापस चले जाओ यहाँ से वहाँ से, and then again on 15 May, I correct, 15 June को there was fight where our 20 soldiers got martyred and we killed large number of Chinese soldiers because there was a hand-to-hand scuffle over there. So these negotiations are going on thereafter to maintain the status quo. But those were stories in the papers or just ideas of the people. Whatever army chief has said or military authorities have said, that is the correct statement. ओके सर, थैंक यू सर। डॉक्टर बलवंत सिंह साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ कैप्टन मोरब साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं लद्दाख से। बहुत शुक्रिया कैप्टन मोरब ज्वाइन करने के लिए। लद्दाख की नज़रें, लद्दाख पर जो नज़रें हैं वो सब दुनिया की इस वक्त है। गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च है, देखा जा रहा है कि क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है। देश भर के लोग जानना चाहते हैं कि लद्दाख की जनता और लद्दाख के पूर्व सैनिक किस तरीके से इस पूरे इंसिडेंट को अभी देख रहे हैं। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ आपका मुशाहिदा है इस पूरे मामले पर, जो कुछ हो रहा है और जो कल 14.5 घंटे की मीटिंग हुई है, आपकी एक्सपेक्टेशन उस पर? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। जी
अच्छा, ऐसा है, कल का जो मीटिंग बहुत मेरे को लग रहा है काफी हद तक अच्छा हुआ है, लेकिन जो मीडिया वाले और लोग जो बोल रहा है कि चाइनीज का बॉर्डर से जो ना हट गया है, लेकिन उनके ऊपर भरोसा नहीं है। हटने का जो ना वो लोग बड़े हमें जो ना धोखा दे रहा है, वो कहीं जाने के लिए पूरा डिसमिस हो रहा है, पर रात को फिर वहाँ उसी जगह पर लगाने दोबारा फिर अपना टेंट वगैरह लगाता है। वो जाने का थोड़ा वो विचार ही नहीं है। लेकिन अभी जो लोकल वाला जो आदमियों से हम पूछ रहा हूँ, सिविलियनों से पूछ रहा हूँ, तो बोलता है उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं, जाने का उम्मीद नहीं है। तो अपना भी वहाँ से विड्रॉ नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। जो है ना, जब तक ये क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल ही जब हटेगा नहीं, जब तक जीरो मतलब नहीं होगा, तब तक ये उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और जो मीटिंग है, कल का मीटिंग काफी हद तक वो है 13-14 घंटा लग गया, लेकिन ये जो जितना भी अच्छा हमारा जो मीटिंग हुआ है, वो मीटिंग का जो ना वो लोग फायदा उठा रहा है। हाँ, हम जा रहा हूँ बोल के, लेकिन नहीं जा रहा है। पहले भी अभी 1-2 हफ्ता हो गया, उन्होंने विड्रॉ करने के लिए बोला है। हम लोगों का भी शांत हो रहा है, उनका भी थोड़ा शांत हो रहा है, लेकिन जो ना पोस्ट से अपना जो बॉर्डर से नहीं जा रहा है वो। लेकिन आपको क्यों लगता है मोहर्रम साहब, जो बातचीत का सिलसिला दिल्ली या बीजिंग के बीच हो रहा हो या फिर फौजी सतह की बातचीत हो, 4th लेवल ये चौथा राउंड चल रहा था, इससे नाउमीदी क्यों? हाँ जी, वैसे तो लग रहा है जब 4 बार कोर कमांडर के लेवल पर मीटिंग हुआ है, अच्छा हुआ है। और हमारा प्रधानमंत्री जी भी आके यहाँ पर हमारे जवानों का बहुत अपना मनोबल अच्छा किया, मॉरल पर असर डाला, हमारा जो ना हौसला दिया है। और उनको जो ना बहुत शुक्रिया मोहर्रम साहब। लद्दाख के पूर्व सैनिक इस तरीके से इसको देखने और लगातार उनकी पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जनाब जो कुछ भी हो इसको ज़रा काफ़ी सीरियसली लिया जाए, और ये रूटीन मैटर वाला काम नहीं है। जिस तरीके से वो आए हैं, अब वो वापस जाएंगे, और भरोसा कितना उस पर किया जाए, एक बड़ा सवाल है। फॉर्मर ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं, इन बॉर्डर्स को बखूबी जानते हैं और ख़ुद वहाँ पर रहकर इन सभी चीज़ों को देख भी चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पहला रिएक्शन, 14.5 घंटे की मीटिंग, आउटकम कितना पॉजिटिव हो सकता है? जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, क्या उन लाइंस को टो कर पाएगा चाइना? गौर साहब शुक्रिया। अगर आपको याद होगा तो आपके चैनल पर ही मैंने जब पहली बारी बातचीत शुरू हुई थी 6 जून को, तो मैंने कहा था कि चीन की ये एक चाल है और मीटिंग पर मीटिंग चीन करता रहेगा, लेकिन इसका रेजोल्यूशन विंटर्स के पहले नहीं होने वाला है। मैं अभी भी इस बात को मानता हूं, क्योंकि चीन की ये एक नीति है लंबी और टिकाऊ बातचीत करना, ताकि किसी तरह एडवर्सरी जो है थक कर, हार कर, डेस्परेशन में आके उनके मौफिक को माने और उनकी बातचीत को मानना शुरू कर दे। लेकिन इस बारी भारत ऐसा करने वाला नहीं है, क्योंकि भारत भी पाकिस्तान चीन की जो चाल है वो समझ चुका है। और इसलिए ये आप जो जितना भी इसके ऊपर यकीन करना है चीन के ऊपर, वो भारत अच्छी तरह जानता है। यह जो बातचीत चल रही है ये जरूरी है, इसका बगैर काम हल भी नहीं निकलेगा। लेकिन ये बातचीत चलती रहेंगी। हर बातचीत के अंदर सेक्टर बाय सेक्टर डिस्कस होगा, किस प्रकार डीएस्केलेट किया जाए, किस प्रकार वहां से पहले डिसएंगेज किया जाए। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी जो है पूरा हल निकलेगा। और इसका ड्यूरेशन जो है, मेरी नजर से मौसम, वेदर जो है वो ज्यादा डिसाइड करेगा पेनिनसुला हिस्ट्री की, इसकी चाइना की इंटेंट क्या है। कि मुझे नहीं लगता कि चीन के पास इतने साधन होंगे कि वो इतनी बड़ी फौज तिब्बत के प्लेटो के अंदर मेंटेन कर सके सर्दियों के अंदर। लेकिन तो ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, ये सब चीजें बात की, अभी आप मोहर्रम साहब को भी सुन रहे थे, वो भी पूर्व सैनिक हैं और उम्मीद उन्हें भी कोई मीटिंग से नजर नहीं आती। लेकिन ये कैसे सुनिश्चित हो कि भविष्य में ये तमाम चीजें, जो प्रोसेस जिसके लिए आज काम हो रहा है, इसके अकॉर्डिंगली बाद में काम होगा, डीएस्केलेशन होगा, और जिसके लिए लगातार दिल्ली से बीजिंग और फिर एलएसी पर भी बातचीत चल रही है, सुनिश्चित कैसे होगा कि इस पर यकीन कैसे किया जाए? इसमें वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बहुत स्लो प्रोसेस है, सेक्टर बाय सेक्टर। अभी तक हमने सिर्फ 3 फ्रिक्शन पॉइंट एड्रेस किए हैं जी। कल की मीटिंग में जहां तक मेरी खबर है, शायद 500 का इलाका डिस्कस हुआ होगा। वो भी बड़ा ट्रिकी इलाका है जी। फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का इलाका खाली करवाना है।
अभी तक वो सिर्फ फिंगर 5 तक आया है। तो ये समय लगेगा। उसके बाद डेप्सांग का इलाका है और हो सकता है जैसे आप कह रहे हो विश्वास नहीं कर सकता तो बीच में कहीं फिर वापस आ जाए। जैसे गलवान से कहते हैं कि वो पीछे इसलिए हटा क्योंकि गलवान नदी में पानी आ गया। तो ये सारी चीजें हमें इसीलिए आप देखेंगे कि आज की डेट के अंदर लद्दाख के अंदर हमारी एयरफोर्स बड़ी एक्टिव है। पूरी नजर जो है वो सर्वेलेंस, एयर सर्वेलेंस से रखी जा रही है। और यही नहीं, हम सिर्फ LAC पे नजर नहीं रखे हुए, LAC के पीछे भी नजर रखे हुए हैं और पूरा नक्शा हमारे सामने साफ है। हम चीन को इस बारी चालाकी नहीं करने देंगे। और अभी रक्षा मंत्री की विजिट भी ड्यू है, मुझे लगता है आज या कल में उनकी विजिट वहां 1-2 दिन में वहां पे आ जाएगी। उससे जो है स्थिति और क्लियर हो जाएगी क्योंकि उससे पॉलिटिकल डायरेक्शन जो है वो आर्मी लीडरशिप को मिलेगी और उसके बाद हमने क्या स्टैंड लेना है, क्या करना है, ये सारी चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी रक्षा मंत्री की विजिट के बाद। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि रक्षा मंत्री की बात हो रही है तो खबर एक और भी डेवलप इस वक्त हो रही है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ तीनों 3 सर्विसेज यानी तीनों चीफ, एयर, नेवी और आर्मी के तीनों चीफ जो है वो आज डिफेंस मिनिस्टर से नई दिल्ली के अंदर मीटिंग हो रही है। और उस मीटिंग का बुनियादी एजेंडा और मकसद जो है वो हथियारों की खरीद है। और जिस तरीके की सूरत हाल सरहदों पर है उस बीच कोई भी ऑपरेशन के दौरान खामी ना रहे, वो खामियां दूर करने के लिए आज जो है वो मीटिंग हो रही है। एक्विजिशन काउंसिल मीटिंग है और ये मीटिंग इसलिए काफ़ी अहमियत की है क्योंकि इसमें नए हथियार खरीदने और एम्यूनेशन को खरीदने के हवाले से मंजूरी मिल सकती है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी 2 बार मीटिंग्स हुई है और दोनों बार हथियारों को खरीदने का अप्रूवल मिला, जिसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों के साथ मुआहदे तय हुए और वो इजराइल हो, रूस हो, जर्मनी हो, उनके साथ जो हथियार लेने थे उस पर क्लियरेंस मिला। और आज की मीटिंग भी इसलिए बुलाई गई है ताकि मजीद हथियार जो है वो फौज के लिए खरीदे जा सके, स्पेशल फंड्स पे जो दिए गए हैं। तो ये मीटिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इसमें और भी क्या कुछ होगा वो काफ़ी जानने वाली बात होगी कि और क्या क्या इसमें सामने आएगा। फिलहाल बड़ी खबर ये कि डिफेंस मिनिस्टर, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ और तीनों सर्विसेज के चीफ जो है वो आज बैठक मीटिंग करने जा रहे हैं और प्रोक्योरमेंट जो है वो प्रोक्योरमेंट की मीटिंग होगी जिसमें वेपन सिस्टम, एम्यूनेशन आर्म फोर्स के लिए होगा, उसे क्लियरेंस मिल सकता है। इस पर हमारी नज़र रहेगी कि क्या क्या क्लियरेंस होगा और कहां से वो लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है वो हम आपके सामने रखेंगे डिस्कशन के साथ। अब ज़रा बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। चलिए बात अब कोविड-19 के हवाले से भी कर लेते हैं क्योंकि दुनिया भर के साथ साथ मुल्क के अंदर भी सूरत हाल कुछ इस तरह की बनी है जहां पर इस वक्त कोविड-19 को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा और कोशिशें इस पर रोकथाम के लिए भी मुसलसल की जा रही हैं। एक तरफ जहां 6 लाख के करीब लोग दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं, तो लगातार हम आपको वो तमाम खबरें भी बता रहे हैं जो रिसर्च बेस्ड हैं और उन ममालिक की या उन कंपनियों की बात अब तक पहुंचाते हैं जो कोविड-19 से लड़ने के लिए और इस पेंडेमिक से फिलहाल इस पर रोकथाम के लिए तमाम तरह की कोशिशों में मसरूफ नजर आती हैं। रशिया से लेकर अमेरिका और यूरोप तक हमने आपको बताया कि वैक्सीन तैयार करने के लिए कई दावे भी पेश किए गए, ट्रायल्स भी हुए हैं। और जब बात भारत की होती है तो यहां पर भी कोशिशें लगातार तेज हो रही हैं और पिछले दिनों हमने आपको प्रोग्राम में बताया था कि ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की तरफ से भी इस बात का दावा किया गया था और तैयारी की गई थी कि 15 अगस्त से पहले कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार की जाए। और इस सिलसिले में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर बलराम भार्गव, उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 बातों का खुलासा किया। काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये 2 इस वक्त मुल्क के अंदर दवासाज कंपनियां हैं जो लगातार इस काम में लगी हुई हैं कि वैक्सीन कम से कम 15 अगस्त से पहले इसके ट्रायल कामयाबी के साथ सबके सामने लाए जा सकें, इसके ट्रायल्स मुकम्मल किए जा सकें। और दूसरी जानिब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी जिक्र हुआ कि ट्रायल मुख्तलिफ मकामात पर जो 1,000 अफराद के ग्रुप होंगे उन ग्रुप्स पर दोबारा ट्रायल्स इस वक्त की जा रही हैं। ये दोनों कंपनियां मुल्क के अंदर जो वैक्सीन तैयार करने में लगी हैं, 1,000 के यानी 2 ग्रुप्स हैं दोनों कंपनियों की तरफ से। इन 1,000 लोगों पर इस वक्त मौजूदा वक्त में जब 15 अगस्त से पहले की वैक्सीन तैयार करने की कोशिश है तो रिसर्च या ट्रायल्स जो हैं वो शुरू कर दिए गए। साथ ही साथ इन कंपनियों ने वैक्सीन की गलत असरात या स्टडी का पूरी तरीके से मुताला भी किया है कि चूहों से या दीगर जानवरों पर पहले ही स्टडी कर ली गई थी, रिसर्च कर ली गई थी
कि ये बीमारी किस तरीके से आने वाले दिनों में और खतरनाक हो सकती है और इसके मनफी असरात अवाम पर या मुल्क पर किस तरह पड़ सकते हैं, इसके लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर दोनों जो दवासाज कंपनियां हैं ICMR के अकॉर्डिंगली इस पर बाज़ाब्ता तौर पर रिसर्च हुई है और उसके बाद इसके नताइज ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया को सौंप दिए गए हैं। अब इस बात का इंतजार है ICMR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई डायरेक्टर जनरल की तरफ से कि इस पर DGI अगर अप्रूवल देता है तो 15 अगस्त से पहले भी इस पर कोई नई मजीद पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो ग्रुप्स बनाए गए 1,000 लोगों के, उन पर इस वक्त ट्रायल चल रहा है दोनों दवासाज कंपनियों की बनाई गई वैक्सीन। मुल्क के ICMR जिस पर सबकी नजर है, कोविड-19 का कहर है, उनका मानना है कि जो साइंस के पैरामीटर्स होंगे, जो क्वालिटी के पैरामीटर्स होंगे और जो एथिक्स होगा इस दवाई का बनाने का, उसमें किसी तरीके का कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। तो हम उन्होंने साफ किया कि जो 15 अगस्त की डेडलाइन है वो ये है कि हम हर एक सेकंड को ज़ाया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक सेकंड में एक आदमी जो है वो किसी न किसी तरीके से कोविड का शिकार हो रहा है दुनिया भर के अंदर। और यही वजह है कि वो टेक्निकलिटीज़ को साइडलाइन करने के लिए, क्लियरेंसेस को साइडलाइन करने के लिए हमने फास्ट ट्रैक बुनियादों पर दवा को बनाने का मन जो है वो बना लिया, नंबर 1। नंबर 2, जब आप रिसर्चेस को देखते हैं तो भारत जो है वो दवा बनाने में पूरे मुल्क के अंदर 6% ऑफ मेडिसिन जो है वो भारत की तरफ से बनाए जाते हैं मेडिसिन। और फिर अगर आप मजीद इसकी वसअत देंगे, इस रिपोर्ट को आप मजीद मुताला करेंगे तो आपको पता लगेगा चाइना और भारत दवा बनाने में 2 अहम तरीन मुल्क हैं जहां पर दवाइयां बड़े पैमाने पर बनती हैं और बड़े पैमाने पर बाद में वो बैरून मुल्क जो है वो जाती है और बैरून मुल्क जो है उन दवाइयों को जो वो लिया जाता है। और भारत की जहां तक हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सामने आया, 60% ऑफ वैक्सीन जो वर्ल्ड वाइड सप्लाई होते हैं, 60% ऑफ वैक्सीन वो जनाब बनते हैं यहाँ पर। और ये जाते कहाँ हैं? अफ्रीका के अंदर जाते हैं, यूरोपियन देश के अंदर जाते हैं और दीगर इलाकों के अंदर जाते हैं। और ये सारा ओरिजिन जो है वैक्सीन का, 60% वैक्सीन का ये भारत सप्लाई करता है, मैन्युफैक्चर करता है और बाद में जनाब बेचता है। अगर दुनिया भर में, अब ये बड़ा दिलचस्प है, दुनिया भर में कहीं पर भी वैक्सीन बनता है तो उन्हें भारत के साथ कोऑर्डिनेट करके इस वैक्सीन को डेवलप करना होगा, क्योंकि 60% ऑफ वैक्सीन जो है वो यहां से पूरी दुनिया को जाते हैं सप्लाई। इसलिए दुनिया भर में भी जहां वैक्सीन बनेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हें भारत की कंपनियों के साथ राब्ता करना होगा ताकि बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग हो सके और उसे पूरी दुनिया में जो पहुंच सके। एक और दूसरी बात जो एक और अच्छी खबर इस वक्त आ रही है वो US के रिसर्च से आ रही है। और अमेरिका ने जो रिसर्च किया है उसमें इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने ये रिसर्च छापा है। उनका कहना है कि जनाब पहला फेज जो कोविड-19 की दवाई का था, मॉडर्ना, वो कंप्लीट हो गया है और उस पहले फेज के नताइज जो है वो 99% उनके मेरिट के मुताबिक आए हैं। यानी जो मॉडरेट पेशेंट्स थे पहले उनको ट्रीट करने की कोशिश की गई और उस ग्रुप को जब ये दवाइयां दी गई, ये इंजेक्शन दिया गया जो अमेरिका में उस वक्त ज़ेरे रिसर्च है, तो उसके मस्बत नताइज जो है वो आए हैं। और अब माना जा रहा है कि इससे और यानी इसकी ऊपर वाले दर्जे के जो बीमार होंगे उनको मजीद डोजेज जो है वो दिए जाएंगे ताकि तेजी के साथ इस वैक्सीन को मार्केट में लाया जा सके। सेकेंड फेज ऑफ ह्यूमन ट्रायल जो है वो शुरू कर दिया गया है। इसमें एक बड़ी बात जो है वो डॉक्टर एंटोनिया की तरफ से जो कहा गया है, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीजेज, उनका मानना है कि ये जो वैक्सीन उनकी तरफ से डेवलप किया गया है ये एक अच्छी खबर है, लेकिन अभी भी इस पर हमने बहुत ज़्यादा नज़र रखनी होगी, क्योंकि जिन लोगों को हमने ये वैक्सीन लगाया उन्हें कुछ सिम्टम्स हुए हैं, यानी खुजली हुई है या थोड़ा सा उन्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ है, और ये चीज़ें जो है ये नहीं होनी चाहिए। इस पर अब हमारा सेकंड फेज का रिसर्च जो है वो चलेगा। ये बात हम आपको बता रहे हैं। इंग्लैंड में जो जर्नल छपा, जर्नल ऑफ मेडिसिन, उसमें इसकी पूरी तस्दीक जो है वो छप चुकी है। US गवर्नमेंट इस वैक्सीन को डेवलप करने के लिए $500 मिलियन का पहले ही अनाउंसमेंट कर चुका है कि आप इसको जनाब बनाइए और ट्रायल कीजिए, और ये सपोर्ट जो है वो US गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है कि $500 मिलियन गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है। और ये सारा टर्निंग पॉइंट जो है वो इसमें कैम्ब्रिज के अंदर है और दीगर इलाकों के अंदर है जहां पर ये रिसर्च जो है वो चल रहा है। तो ये बात जनाब हम बता रहे थे आपको आलमी सतह पर क्या कुछ है। अब जब हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो कोविड की कहानी आपको बताएंगे। ये कहानी दरअसल हकीकत है।
क्योंकि अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब आप जब कहानी ये स्टोरी खबर बताते हैं तो लगता है कि जनाब ये है नहीं। जनाब हम जब भी आपको कोई बात बताते हैं तो 10 तरह से ऑथेंटिकेट, वेरीफाई, रिवेरीफाई करने के बाद आपके सामने हम आते हैं, कोई जर्नल की रिपोर्ट लेकर, कभी कोविड की दवाई को लेकर और कभी ये मामले लेकर। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आंकड़े आपके पास भी आते हैं, लेकिन न जाने क्यों आप इसको नहीं मानते हैं। कहानी यह है कि कोरोना वायरस में मजीद 8 लोगों की कल मौत हुई है और अभी मुझे आसिफ बता रहे हैं जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं जनाब एक और मौत अभी श्रीनगर के अंदर हुई है। तो ये 7 लोगों की मौत हुई है। ये देख लीजिए, आप आसिफ बता रहे हैं कि जनाब 7 लोगों की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर कल के 8 और 7 जोड़ दीजिए तो आपको 200 के पार इस वक्त फिगर्स पहुंच चुके हैं। मौलिक, हाँ बिल्कुल, कल तो रात को 196 था, अब ये 200 के पार चला गया। तो अब आप देख सकते हैं कि सिचुएशन जनाब कितनी ज्यादा खराब हमारे पास है। और कल जब 12 घंटों की रिपोर्ट आई थी तो 350 के करीब लोग जो थे वो पॉजिटिव थे एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसमें फॉरेन ट्रेवलर्स कितने थे, क्योंकि लगातार ये कह रहे थे ये तो जनाब बाहर से आ रहे हैं जी, फिर ये यहां पर हो गया जी। जनाब ऐसी बात नहीं है। जो 350 लोगों के कल रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए हैं उसमें सिर्फ 50 लोग वो हैं जो दिल्ली से श्रीनगर की ओर सफर कर चुके हैं। इस वजह से जो है वो सूरत हाल इस वक्त ये बनी है। फटाफट से आपको जरा पहले श्रीनगर लिए चलते हैं। सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं क्योंकि मजीद अमवात वहां पर हुई हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जम्मू में भी कल जब एग्रीकल्चर ऑफिसर की मौत हुई तो उसके बाद पूरे इलाके को वहां जम्मू के अंदर क्या कुछ हुआ है। और कल से हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी के खीमे के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। रविंदर रैना पॉजिटिव हुए हैं, उसके फौरन बाद जो उनके करीबी लोग थे पार्टी के अंदर वो क्वारंटाइन, सेल्फ क्वारंटाइन हुए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्वारंटाइन हुए, राम माधव क्वारंटाइन हुए। लेकिन अभी तक उस बच्चे और उस फैमिली के बारे में कोई इतला नहीं है क्या उनकी टेस्टिंग हुई या नहीं हुई जहां पर ये मजलिस मुनक्कद हुई थी, जहां पर ये पार्टी के लीडर गए थे। सनम एजाज हमारे साथ है। सनम जरा अपडेट कीजिएगा। अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अपने नाजरीन तक हम बताना चाहेंगे कि कोविड का कहर जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार जारी है और बड़ी खबर यह कि श्रीनगर में ताजा अमवात हुई है। बिल्कुल गौहर, 7 अमवात आज रात को, ये रात 12 बजे से अभी तक 7 अमवात श्रीनगर के अस्पतालों में हुई हैं। 6 अमवात जो इनमें से हैं कोविड रिलेटेड वो श्रीनगर के सिकम्स अस्पताल में हुई हैं और एक डेथ जो है वो जीएमसी अनंतनाग में हुई है। इन 6 जो श्रीनगर की 6 में आई है, जो सिकम्स अथॉरिटी उनका कहना है कि इनमें से बारामूला के 3 हैं और श्रीनगर के 2 हैं, पुलवामा का 1 है। यानी कुल मिला के ये 7 अमवात में 55 साल का, 52 साल का, 60 साल का और 75 साल की उम्र के दरमियान के लोग हैं। और तादाद जो अब कश्मीर में है 200 से ऊपर मरने वालों की हो चुकी है कोविड के रिलेटेड। ये खतरनाक सिचुएशन जो लगातार बनती जा रही थी, अब तक गौहर आपको मालूम है सुबह सुबह खबर आती थी कि 1 मारा गया, रात दौरानी शब 1 की मौत कोविड से हुई। लेकिन आज पहली रात है जहां 7 अमवात हुई हैं श्रीनगर में और 6 एक ही अस्पताल में हुई हैं, यानी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोहरा में हुई हैं। ये बिल्कुल वही है। एक चीज और है, इनमें जो 6 अमवात हुई है श्रीनगर में, 7 अमवात हुई है कश्मीर में, इनमें थोड़ा सा कुछ एलिमेंट्स और भी हैं, लेकिन वो रूटीन के हैं, कोई सीरियस कॉम्प्लिकेटेड वाला इशू नहीं है। जैसा कि हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर जो है वो रूटीन का है, जो केसेस है वो उनको ब्लड प्रेशर था, और साथ में जो पल्मोनरी नमूनिया जिसे डॉक्टर्स कहते हैं कि बाइलैटरल नमूनिया जिससे कहा जाता है, वो इनको केस हुआ है, वो कोविड से हुआ है। और गौर एक बार और वाजा करना चाहेंगे कि कोविड का ये जो बाइलैटरल नमूनिया जो है ये लगभग सिर्फ कश्मीर में ही अब तक देखा जा रहा है। दुनिया में इसके केसेस की अभी तक हिस्ट्री नहीं आई है। डॉक्टर्स कहते हैं कि बाइलैटरल नमूनिया, कश्मीर में नमूनिया होता है वो विंटर्स में होता है, लेकिन कोविड ने यूजुअली अब जून जुलाई के महीने में भी कश्मीरियों को नमूनिया जैसी खतरनाक बीमारी से रोशनास कराया है। ये बताइएगा सनम, जिस तरीके से आपने बताया कि 7 अमवात जो है वो रात को हुई है, कोविड-19 की वजह से हुई है और अक्सर लोग जो थे वो बिमना सिक्किम सोरा के अंदर जो थे वो एडमिट थे। तो ये जो लोग थे, आपने कहा कि इनकी और भी कुछ बीमारियां थी, तो ये बताइएगा क्या कुछ और कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स अभी हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि अब सोरा सिक्किम के अंदर काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो बढ़ गया और यही वजह कि जो एडजेसेंट सरायां जहां पर ठहराया जाता था लोगों को, जो दूर से आते थे और उनके अटेंडेंट्स को वहां पर कमरे दिए जाते थे, वो रात को रुकते थे, उसको खाली कराने की बात कही जा रही है ताकि वहां पर भी अब कोविड के पेशेंटों को रखा जाए। क्या वाकई तौर पर इस तरीके की सिचुएशन श्रीनगर के अंदर है?
देखिए गौर, अगर अस्पताल के अंदर की सिचुएशन बताऊं, 2 दिन पहले मैं सोरा अथॉरिटीज के साथ सोरा इंस्टीट्यूट गया था। मुझे अंदर तो नहीं गया, लेकिन बाहर मुझे अथॉरिटीज ने बताया कि वहां पे उनके पास 60 से ज्यादा क्रिटिकल केसेस थे कोविड के रिलेटेड, और उनका ये भी कहना था कि उनके सभी जो बेड्स हैं वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं, उनके पास वेंटिलेटर्स खासतौर पे ऑक्यूपाई हो चुके हैं, और अगर उनके पास अब नया कोई केस आता है जिसको वेंटिलेशन की जरूरत होगी तो वो उस पर वेंटिलेशन पे नहीं रख सकेंगे, क्योंकि उनके पास वेंटिलेशन। और दूसरा, केसेस की तादाद आपको बताऊं, श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में जो केसेस की तादाद बढ़ी है, उसके बाद श्रीनगर का जो मेडिकल कॉलेज के सामने की पार्क है उसको मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया गया है, ये उसके लिए काम चल रहा है। और कल रात को बाकायदा तौर पर सिक्किम की अथॉरिटीज ने, एडमिनिस्ट्रेटर ने ऑर्डर निकाला, और जो सराय थी सोरा इंस्टीट्यूट के लेफ्ट साइड में, जो इमरजेंसी का लेफ्ट साइड, उस एरिया में जो सराय थी जहां यूजुअली जो पेशेंट्स के अटेंडेंस को जगह दी जाती थी, उसको कल ही खाली कराया गया है, और आज दोपहर तक उसको भी कोविड हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाएगा, वहां पे भी पेशेंट्स को शिफ्ट किया जाएगा। अंदाजा नहीं बल्कि यकीन मानिए, श्रीनगर के एसएमएच, सोरा और जेएलएन अस्पताल, 3 अस्पतालों में जगह बिल्कुल नहीं है। कोविड के पेशेंट्स अगर आते हैं, वहां बेड्स तो है नहीं है, हाँ जगह इतनी है कि उनको लॉबी में कहीं गली को नक्कड़ पे उनको छोड़ा जा सकता है, बेड उनके पास अवेलेबल नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कोविड पेशेंट्स जिनको वेंटिलेटर चाहिए वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है कश्मीर वैली में। और परसों आपको याद होगा हमने खबर की थी कि कश्मीर के डॉक्टर्स कहते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी कश्मीर में डिक्लेयर की जाए, और जब मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मेडिकल इमरजेंसी क्यों और इसका क्या होगा, तो उन्होंने बताया था कि एक डॉक्टर को ये डिसाइड करने का मौका मिलेगा कि वो वेंटिलेटर पे जवान को रखेगा या बुजुर्ग को, क्योंकि डॉक्टरों के बकौल कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो तब जो सीनियर सिटीजन होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, या जिन्होंने अपनी उम्र गुजारी होती है, उनको वेंटिलेटर से उतारा जाता है और नौजवान की जिंदगी बचाने की कोशिश की जाती है, बुजुर्ग को अल्लाह के नाम पे छोड़ा जाता है। तो ये सिचुएशन है मेडिकल इमरजेंसी की। कुछ डॉक्टर्स सिफारिश कर रहे थे कि लागू होनी चाहिए ताकि लोगों को बचाया जा सके। सनम ये भी बताइएगा, क्योंकि ये तो सूरत हाल इंतहाई दिल दहला देने वाली आप बता रहे हैं कि श्रीनगर के अंदर क्या कुछ इस वक्त हो रहा है। बुलंदबांग दावे अपनी जगह, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल यही है जो आप बता रहे हैं। अब ज़रा टेस्टिंग की भी बात बता दीजिएगा, क्योंकि टेस्टिंग को लेकर भी तरह तरह की खबरें हम दिल्ली में सुन रहे हैं कि जो टेस्ट 24 घंटों में आते थे 2 दिन में आ रहे हैं, अब वो 8-8 दिन बाद आ रहे हैं। और अक्सर अब शिकायतें ये भी हैं, प्रोटोकॉल को इतना ब्रीच किया गया कि लोगों की मौत होती है, उसके 5 दिन 6 दिन बाद उन्हें बताया जाता है कि जनाब आपकी अजीज़ की जो मौत हुई थी वो तो कोविड की वजह से हुई थी। और जो लोग वहाँ फ्यूनरल में जाते, तदफीन में जाते हैं, वो बहुत होते हैं, और फिर अब उनकी इस तरह भी कैफियत बढ़ जाती है। ये जो प्रोटोकॉल था इसे ब्रीच क्यों हो रहा है, क्या वजह है? और अब खबर है कि कुछ प्राइवेट लैब्स को यूज किया जा रहा है टेस्टिंग के लिए। देखिए गौर, ये पहले से था, ये आज का नहीं है। फ्रॉम द डे फर्स्ट लगभग कश्मीर में कंट्रोवर्सी जो है वो टेस्ट से ही उठी है। आपको याद होगा कश्मीर में कुछ लोग इस कोविड पे शक करने लगे। उसकी असल वजह यही थी, जो टेस्टिंग हो रही थी कश्मीर में, एक लैब से पॉजिटिव आता था, दूसरी से नेगेटिव आता था। और एक जर्नलिस्ट का जब टेस्ट हुआ था पहले, और उसका जब श्रीनगर के अस्पताल में टेस्ट, एक अस्पताल में टेस्ट हुआ और पॉजिटिव आया, दूसरे में नेगेटिव आया, तो फिर शक शुबात खड़ा होना शुरू हो गया कि कुछ लोगों ने इससे फिर साजिश से भी ताबीर करना शुरू कर दिया कि कोई साजिश हो रही है। वो अलग बात है कि पूरी दुनिया में ये सिचुएशन है, सिर्फ कश्मीर में ही कोविड नहीं है। तो ये उसकी बात हुई। अब टेस्टिंग की अगर बात की जाए, सरकारी सतह पे बड़े दावे किए गए कि हमारे पास टेस्टिंग कैंप में जो किट्स हैं वो हैं, हम घर घर जाएंगे, सबकी टेस्ट करेंगे, लेकिन जो कुछ प्रैक्टिकली जो बताया गया वो प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उनके टेस्ट अभी आना बाकी हैं। और कई जगहों पे कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने टेस्ट तो करा लिए हैं, 1 हफ्ता भी पहले करा लिए, लेकिन उनके पास अभी तक टेस्ट नहीं आएंगे। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह गौर ये भी बताऊंगा कि एक हैक्टिक है, मैस हुआ है, हर तरफ से टेस्टिंग की बात की जा रही है। हर कोई चाहता है जहां पे भी फीवर, बुखार वगैरह या इस तरह के सिम्टम्स हो, क्योंकि अक्सर अब ये जो सीजन भी होता है कश्मीर का, इसमें इस तरह के जो फ्लू के सिम्टम्स आ ही जाते हैं, नॉर्मल फ्लू भी होता है, तो हर कोई खतरे में अपने आप को महसूस करते हुए टेस्टिंग की बात करता है। तो जब मास टेस्टिंग की बात आ जाती है तो फिर इस तरह की देरियां, इस तरह की परेशानियां और इस तरह का हफाजत मैनर है वो हो सकता है, क्योंकि सरकार के पास मैन पावर भी कम है, मशीनरी भी कम है। सब चीजें जब कम हो तो फिर जुगाड़ी सिस्टम में ये सब कुछ हो ही जाता है।
बहुत शुक्रिया सनम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सनम की जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि जनाब 7 लोगों की मौत वाक़या हुई है और ये 7 लोगों की तस्दीक अब सरकार की तौर से भी हमारे पास जो है वो आ चुकी है। कोविड-19 की वजह से आज रात को 7 लोगों की मौत कश्मीर वादी के अंदर हुई है। उनमें 6 लोग एडमिट थे शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा के अंदर और जो मेडिकल ऑफिसर वहाँ पर है उन्होंने इस बात की जो है वो तस्दीक कर दी है कि जनाब मरने वालों का ताल्लुक बारामुल्ला से है, श्रीनगर से है, पुलवामा से है। नॉर्थ कश्मीर सोपोर के का भी एक पेशेंट है जिसकी डेथ आज सुबह 4 बजे हुई है, वार्ड 2A में वो था। इसके साथ साथ लाडूरा बारामुल्ला का इलाका है, वहाँ पर भी एक की मौत जो है वो आज श्रीनगर के अंदर हुई है। इसके साथ साथ जो सोपोर का पेशेंट था वो आज सुबह 7 बजे उनका इंतकाल हुआ, हाइपरटेंशन उन्हें था और उनकी मौत जो है उनका मौत जो है लाल बाजार श्रीनगर का एक पेशेंट जो 52 साल पेशेंट था वो भी उसकी भी जो है वो आज रात को ही डेथ हुई है। तो कुल मिलाकर 7 अमवात जो है वो आज रात को हुई और इस तरीके से जब आप फिगर देखेंगे तो श्रीनगर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट विद 48 डेथ्स, बारामुल्ला 40 और कुलगाम 22, अनंतनाग 17, बडगाम 16, 14 जम्मू, कुपवारा, पुलवामा यानी 14 इन वहाँ पर है, 7 बांडीपोरा, 3 गांदरबल, 4 डोडा, जबकि एक डेथ रिपोर्ट हुई है जम्मू के पुंछ, उधमपुर, रजौरी और कठुआ में। अब आप बताइए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ऐसा जहाँ पर कोविड का पेशेंट नहीं है। लेकिन इस कोविड के पेशेंट के बीच जहाँ इंतज़ामिया अपने तरीके से लॉकडाउन को चलाने की कोशिश कर रही है, वहीं पर इस कोविड से बचने के लिए हमें भी एहतियाती तदाबीर जो है वो उठाने होंगे। जम्मू भी चलेंगे, हमारे साथ विनोद जी ज्वाइन करेंगे, फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं क्योंकि खबर अब ये भी है कि कोविड-19 के बीच अनंतनाग का जो ज़िला अस्पताल है वहाँ पर 40 से ज़्यादा प्रिजनर्स पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या कुछ तफसीलात है, सीधे फिदा के पास चलेंगे। फिदा ज़रा अपडेट कीजिएगा कि जेल के अंदर भी कोविड-19 का कहर और 40 से ज़्यादा प्रिजनर्स पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या कुछ जिला इंतज़ामिया और जेल हुकाम की तरफ से कहा जा रहा है? फिदा, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल गौहर, आपकी आवाज़ आ रही है। बिल्कुल, मैं बता दूं आपको यहाँ पे गौहर की जो अब ये कोविड-19 जो है अब इन्होंने जेल में भी दस्तक दी है। हालांकि यहाँ पे जो जेल हुकाम है उनके साथ हमने कल शाम को बात करनी चाहिए लेकिन उनके साथ हमारी बात नहीं हो पाई। लेकिन यही है कि 30 से ज़्यादा जो वहाँ पे कैदी है वो कोविड पॉजिटिव जो है उनके टेस्ट लिए गए थे और वो पॉजिटिव सामने आए। उसके बाद हालांकि ये कहा गया कि वहाँ पे और भी लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे, लेकिन वो टेस्ट कब लिए जाएंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन खबर यही है कि अनंतनाग के जेल से भी 30 से ज्यादा कैदी जो है वो अब पॉजिटिव सामने आए। हालांकि जो ही ये कल खबर आ गई तो उसके बाद हर कोई हैरान हो गया कि अब इस कोविड-19 ने जेल में भी दस्तक दी है, क्योंकि कल तक जिस तरह से सनम भी कह रहे थे कि कल तक यही लोग कहते थे कि शायद ये कोई बीमारी नहीं है। अब जब इस बीमारी ने अपना चेहरा दिखाना शुरू किया, हर जगह पे जो इलाके अभी तक बचे हुए थे उन इलाकों में भी अब कोविड-19 जो है उन्होंने अपनी दस्तक दी है। तो फिदा, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है? कोई नया यहाँ पर कोई कैदी लाया गया था बाहर से, कोई किसी तरह का? देखिए मैं बताऊँ आपको, देखिए आसिफ, अगर हम ये बताएंगे कि बाहर से कोई कैदी आया था, लेकिन वो खबर नहीं है कि कोई बाहर से कैदी आया था। लेकिन बताया यही गया कि पहले एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पॉजिटिव आए थे, उसके बाद बाकी लोगों के वहाँ पे जो है ये टेस्ट लिए गए तो उसके बाद भी 30 से ज्यादा कैदी जो है वो पॉजिटिव सामने आया। हालांकि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि हमें जेल हुकाम से बात करनी चाहिए लेकिन उनके साथ हमारी बात नहीं हो पाई है। लेकिन क्या और लोगों के भी टेस्ट लिए जाएंगे आज या कल ये कहना मुश्किल है। लेकिन यही है कि जो अनंतनाग का जेल है वहाँ से भी जो है अब इस कोविड-19। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं और 9:35 और 36 मिनट के बाद आपके लिए फोन लाइंस खोल दी जाएंगी। अपनी बात रखिएगा, गैर जरूरी कॉल ना करें। 15 से 20 मिनट का वक्त आपके पास होगा, लेकिन 9:35 के बाद आप हमारे लाइव शो में प्रोग्राम के अंदर कॉल भी कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाएं और ब्रेक का वक्त हो गया, हमारे साथ हिलाल ने भी श्रीनगर से ज्वाइन कर लिया। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज का दिन और आज की रात मेरी नज़र में कोविड की सबसे बदतरीन रात है, जहां पर 7
लोगों की मौत एक ही अस्पताल के अंदर हुई है। लेकिन इस बीच इंतज़ामिया जिस तरीके से चलाने की कोशिश कर रही है, वर्क फ्रॉम होम का कहीं पर कॉन्सेप्ट नहीं है, बैंक भी अब कोविड के सेंटर बन रहे हैं, इंतज़ामिया जो दीगर दफ्तर है वहाँ पर भी कोविड के पेशेंट्स आना शुरू हो गए। पुलिस के हेडक्वार्टर से खबर है कि सील है जनाब, वहाँ पर पुलिस का आला अफसर जो है वो कोविड पॉजिटिव पाया गया। ये वर्क फ्रॉम होम जो है क्या अब वक्त की अहम तरीन ज़रूरत बन गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, एक, और दूसरा जो महकमा CAPD की तरफ से राशन फराहम करने का सिलसिला है उसमें यह माना जा रहा है कि जनाब अब आपने वो थंब इम्प्रेशन के बिना आपको चावल मिलेगा नहीं। और कल हमने देखा मुख्तलिफ फूड सेंटर्स पर लोगों की तरफ से भी एहतजाज किया गया, लेकिन जो इंतजामी अमूर स्टोर कीपर्स वहां पर है उनका मानना कि जनाब ये सरकारी हुक्मनामा है, मैं इसके बगैर चावल दे नहीं सकता हूं। एक तरफ से थंब इम्प्रेशन पूरे इंडिया के अंदर बंद कर दिया गया और दूसरी तरफ से श्रीनगर के अंदर इस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं, तो किस तरीके से कोविड पर काबू पाया जाएगा? ये तस्वीरें खुद बयान कर सकती हैं कि आदमी एक का अंगूठा पकड़ रहा है, मशीन पर डाल, अगर ये कोविड होगा तो दूसरे को ऑटोमेटिकली लगेगा, और इसके टेबल पर किसी तरीके का सैनिटाइजर नहीं है, कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं है। किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्या कुछ ताज़ा तफसीलात आपके पास अब है? देखिए गौर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि जब से कोविड जो है बीमारी कश्मीर में आ गई ये वायरस, और उसके बाद इसके रोकथाम के लिए जो मेजर्स करने थे, हालांकि गवर्नमेंट ने भी अपने लेवल पर काफी कोशिश की थी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सफिशिएंट कोशिश नहीं थी। और इसमें भी कोई शक नहीं कि जो पब्लिक है उनकी तरफ से भी वो कॉपरेशन अब नजर नहीं आ रहा है जो कॉपरेशन आना चाहिए था, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के कुछ डिसीजन ऐसे आए हैं जिस पर लोगों के शक व शुबहात भी फिर आ गए हैं और लोगों ने इसे बिल्कुल हल्के में लिया हुआ है। आज की डेट में भी हम देख रहे हैं कि कश्मीर वादी के लोग बिल्कुल भी ना ही कोई पैनिक हो रहा है और ना ही किसी को ये गम है, ना ही किसी को परेशानी है कि कोविड एक जानलेवा बीमारी भी की सूरत में आप उभर रही है और इससे इंसानी जानों का जिया हो रहा है, क्योंकि इसमें जहां लोग सोशल डिस्टेंस से लेकर बाकी चीजों का कोई ख्याल नहीं करते हैं, वहीं पर सरकार ने भी अब इस तरह के जो थंब इम्प्रेशन है आप स्टूडेंट सप्लाई डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि कल ही हमने ये खबर भी देखी हुई थी कि किस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है। और लोग इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग ये राशन हासिल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें जो लोग काफी सेंसिटिव है, क्योंकि सारे लोग वैसे नहीं है कि जो डरते नहीं है या जो एहतियात नहीं बरतते हैं। जो लोग एहतियात बरतते हैं वो चावल लेने से इनकार करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें खतरा लायक हो रहा है, क्योंकि कोई सेफ्टी नहीं है वहां, क्योंकि थंब इम्प्रेशन या जो बायोमेट्रिक सिस्टम है इससे वायरस फैलने का अंदेशा है, खतरा है, और ये किसी आम इंसान के जहन में भी ये ख्याल अब आ रहा है। तो इस वजह से गवर्नमेंट से कल से ही लोगों ने रिक्वेस्ट की कि इस चीज को जो है वापस लिया जाए, अगर इस तरह का ऑर्डर भी आया हुआ है तो इसको वापस किया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी अब जो है उन्होंने भी इस मामले को हल्के में लिया हुआ है और वो भी अब ज्यादा संजीदगी से कोविड को डील नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ हिलाल ज्वाइन करने के लिए। जनाब, कहानी कश्मीर की 7 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन जम्मू भी इससे अछूता नहीं है। जम्मू के अंदर क्या कुछ हो रहा है, विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बातें आपको ज़रूर बताएंगे। और जैसे आसिफ ने आपको कहा कि 9:35 के बाद, यानी 9:35 के बाद जब आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे फ़ोन लाइन खुल जाएंगी, आप कॉल कर सकते हैं कोविड और अपनी कहानी, अपने मसाइल जो है वो हुकूमत तक पहुंचा सकते हैं। एक नई पहल हमने की है और इस उम्मीद के साथ कि ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। इसी मौजू को हम आगे बढ़ाएंगे कि जम्मू के अंदर क्या कुछ सिचुएशन है, रजौरी के अंदर क्या कुछ सिचुएशन है और हुकूमती